बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ़द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द चीफ जस्टिस से मिलने के लिए आया था, उन्होंने वापस जाकर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम वो चीज़ें रखी हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने मुलाकात में डिस्कस की है। जैसे ही ये मुलाकात ख़त्म हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक काज लिस्ट आई, रेगुलर बेंच की, आइनी बेंच की काज लिस्ट नहीं, रेगुलर बेंच की काज लिस्ट आई, जिसमें 9 मई के हवाले से तमाम मुकदमात, जिसमें इमरान खान साहब, खतीजा शाह, आलिया हमज़ा, शेख रशीद, मोहम्मद सरफराज चीमू और दिगर के तमाम मुकदमात चीफ जस्टिस के सामने, उस बेंच के सामने लगे। उस बेंच में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल है। ये इसमें तमाम वो केसेस जो जिसमें ज़मानतें मनसूख होने की, इसके अलावा कहीं के जिस्मानी रिमांड की, फ़िज़िकल रिमांड की, ये तमाम दरख्वास्तें, ये कोई 27 से ज़ायद मुकदमात हैं जो इस बेंच के सामने लगे हैं। और उसके बाद जुनैद अकबर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने तोशा खाना का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तलब कर लिया है और हुक्म दिया है कि तोशा खाना का 30 साल पुराना रिकॉर्ड पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने रखा जाए। ये वो खबरें हैं। इसके बाद कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ मुकदमात लगे हुए थे जिसकी समाअत हुई, लेकिन वो कोई इतने ख़ास मुकदमात नहीं थे। इसके बाद हम आपके साथ ये सामने रखेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अडियाला जेल के सामने एक कैंप लगाने का कहा गया था, वो कैंप लगने से पहले ही ख़त्म हो गया। वो कैंप एक अजीब और गरीब किस्म की सिचुएशन, पहले ये कहा गया कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हिस्सा लें, उसके बाद ये कहा गया नहीं जी वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमात बनेंगे, फिर वो केस जेलों में जाएंगे, केसेस भुगतेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं मेम्बरान असम्बली, वो उसमें शामिल हों, वो कैंप लगाएं, लेकिन वो लगने से पहले ख़त्म हो गया। मेरे साथ ये सोहेल रशीद साहब मौजूद हैं, हम इनसे तबसरा लेंगे। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। ये बताइएगा जी कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मिला जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और उनके सामने उन्होंने कुछ चीज़ें रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिटेल चीज़ें बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एलामिया जारी नहीं हुआ। हालांकि अगर 2 रोज़ पहले देखा जाए, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मिले थे तो फौरी तौर पर एलामिया जारी हो गया था। इसकी क्या वजह हो सकती है? राय साहब, एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा पीटीआई के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद ये मुलाकात, इस पे जुडिशल रिफॉर्म से ज़्यादा पॉलिटिक्स का रंग बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो चुका है। इसके बाद शायद एहतियात करते हुए ही कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, और ये भी हो सकता है कि एलामिया एक मोहतात किस्म का ज़्यादा ताख़ीर से जारी हो, जिसमें सारी डेवलपमेंट्स देखी जाएँ कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुलाकात से मुतालिक दावे क्या क्या करती है, और उसके बाद फिर उसकी रोशनी में एक ऐसा एलामिया जारी हो जो अगर कोई संगीन किस्म का कोई ऐसी चीज़ आए जो कि अदालत की तरफ उसको रेफ़र किया जा रहा हो कि ऐसे चीफ जस्टिस से ये बात हुई हो या उन्होंने ये कहा, तो उसके मुतालिक वजाहत भी उसमें शामिल हो सके। लेकिन रिफॉर्म्स की हद तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही एलामिया अगर आया तो आएगा कि जी रिफॉर्म्स के लिए ये मीटिंग हुई थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा देखें जो मिलने गए, मेरे ख्याल में, मेरी राय में, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन रहनुमाओं के वफद के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलकर आए हैं, और उसमें जितने उनके दावे हैं और ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ पर इमरान खान के केसेस पर जो है इमरान खान के साथ जो ट्रीटमेंट का मामला उठाया है उन्होंने, और कहा कि इमरान खान को मिस ट्रीट किया जा रहा है, उनको एक्सरसाइज मशीन नहीं दी जा रही, उनको डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा, ज़ाती मुआलिज से बिल्कुल नहीं मिलने दिया जा रहा, और फिर उनसे मुलाकात पर पाबंदी है, अदालती अहकामात आते हैं उसके बावजूद मुलाकात नहीं होने दी जाती, और अदालतों की जो ऑर्डर्स हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और फिर जो जुडिशल रिफॉर्म से मुतालिक जो भी इकदाम चीफ जस्टिस ले रहे हैं उस पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है। जैसे प्रिजन रिफॉर्म्स का हवाला दिया गया उसमें कि जेल से मुतालिक आपने इतनी ज़्यादा रिफॉर्म्स की और शुरू की, और आपने कमेटी बनाई, उसको भी इमरान खान तक रसाई नहीं मिली। ये सारे मामलात वहाँ पर चीफ जस्टिस के सामने पीटीआई रहनुमाओं ने उठाए हैं। और खत भी लिखा आप एक चीज़ और देखिए कि डॉक्टर बाबर रवान की इस कमेटी में शमूलियत वो अब इस वक्त कौमी असम्बली से नहीं है, वो पार्लियामेंट से
नहीं है सच, ठीक है। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा फ्रंट रनर्स में भी आजकल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इस अहम तरीन मुलाकात में उनको साथ लेकर जाया गया। तो आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इस मौके को अपने फ़ायदे के लिए मैक्सिमम इस्तेमाल करने की एक तरह से कोशिश की है कि हम इसमें से अगर कोई एडवांटेज ले सकें। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो करता धरता होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा उनके सामने खुलकर उन्होंने आज 2 घंटे जो मुलाकात हुई उसमें रिफॉर्म्स, सिर्फ ये उन्होंने सलाह दिया जी कि रिफॉर्म्स की हद तक आपके जो मंसूबे बनाते हैं उस पर अमल दरामद का आप कोई मैकेनिज्म तैयार करें। ये तो तजवीज़ थी रिफॉर्म्स की हद तक। बाकी सारी चीज़ें इमरान खान के केसेस बात करते हैं आप जी। सुहेल साहब मुझे बताएं कि अमल दरामद यहाँ पर मखसूस नशिस्तों वाला मामला फैसला आया, उस पर अमल सब मामला वहाँ उठाए गए, सब मामला वहाँ उठाए 8 फरवरी के इंतखाबात के वाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि जो चीजें तो अब कोर्ट साइड पे पेंडिंग हैं या जो सुनने में आया रिटर्न भी थे, ये कहा गया, ठीक है जी, जो उसके पास है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है, आईनी बेंच ने फैसले करने हैं जो मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो मेरे इख्तियार में है, जो आप चीजें ला रहे हैं कि नीचे बदनज़मियां हो रही हैं, कुछ कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट हो रहे हैं, इंतजामी तौर पर जेल में कोई मामला गड़बड़ चल रहे हैं, तो उस पर उन्हें कहा है कि मैं आपको पूरा ताउन करूंगा। जो जो चीज़ें हमारी डोमेन में हैं आइन और कानून के मुताबिक उस पर आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, ये तो उन्हें कहा गया है। लेकिन क्या इस पर कोई मौसर अमल दरामद तो हमें फिर नज़र आना चाहिए अगले 1-2 दिन में ना। अगर तो ये चीज़ है कि पीटीआई इतनी ज़्यादा तशवीश रखती है कि जी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो फिर चीफ जस्टिस ने अगर कोई अमल किरदार अदा करना हुआ तो उसकी सूरत आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन दूसरी बात, राय साहब सॉरी आपको टोक रहा हूँ, दूसरी बात यह है कि ये सारे केसेस तो दरखास्तों की सूरत में कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी बात कर रही है, तो अदालतें अगर इसको निपटाएं तो चीज़ें बड़ी आसानी से चल सकती हैं। तो ये तो एक इस तरह की पिक्चर है। लेकिन आप देखें मुलाकात के बाद एक चीज़ तो हुई है, एक काज लिस्ट आई है। उस काज लिस्ट में कुछ केसेस इमरान खान से मुतालिक जो है उनको फिक्स कर दिया गया है। 27, 28 और 29 फरवरी के रोज़ वो सुप्रीम कोर्ट में 27 और 28 फरवरी को सॉरी वो सुने जाएंगे। इसमें बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और उनके साथ 2 दीगर जजेस हैं, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ये 3 रुकनी बेंच है जो इन मुकदमात पर समाअत करेगा। और उसमें ज़मानत मनसूखी की, अगरचे वो लोग ज़्यादातर पहले ही गिरफ्तार हैं आलिया हमजा के अलावा, लेकिन उनकी कुछ ज़मानत मनसूखी की अपीलें हैं, खदीजा शाह के, ठीक है, वो खारिज की जाएँ। मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़मानत मनसूखी के लिए आने वालों को कोई रिलीफ मिलेगा। ज़मानतें आला अदालतें खारिज नहीं किया करती, बहुत कम होता है ऐसा। या तो आपको साबित करना पड़ेगा बंदा ज़मानत का कोई मिस यूज़ कर रहा है और बगैर किसी शक व शुबे के ऐसा साबित करना होगा। अब खदीजा शाह को एक तरफ जेल रिफॉर्म कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रखा हुआ है, तो अपने बेंच में उनकी ज़मानत खारिज कर देंगे। नो, वो तो उनकी अब टीम मेंबर है एक तरह से एक कमेटी में। फिर इसके अलावा इमरान खान की कुछ 9-10 मई के मुकदमात में ही एक जगह से ज़मानत मनसूखी का मामला है, एक जगह उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल की गई थी हाईकोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर है। फिर उनको पेश किए बगैर एक ज़मानत गालबन दी गई थी, उसके खिलाफ भी अपील है। वो वाली अपील में बहरहाल एक चीज़ रिमांड बैक हो सकता है मामला। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। आपने मुझे ये बताया जो कि चीफ जस्टिस साहब के जो कहा कि अख्तियार है मेरे, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब ने जब हमसे मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि खान साहब का ख़त बड़ी तारीफ़ें भी की थी कि उसमें बड़े शवाहिद मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद हैं, USB मौजूद है, रिटर्न शेप में सारा कुछ मौजूद है। मैंने आईनी बेंच को भेज दिया जी। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा जी वो हमारे सामने तो मामला आया ही नहीं अभी तक, वो कमेटी का इजलास कमेटी का। अच्छा, जो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब का कितना अख्तियार है कि वो इस तरह के मामलात, कितना अख्तियार है उनका? चीफ जस्टिस सिर्फ क्रिमिनल केसेस लगा सकते थे, उन्होंने लगा लिए अपने पास। जो आईनी मुकदमात हैं वो सिर्फ रेफर कर सकते हैं, उसके बाद पूरा इख्तियार आईनी बेंच का है। आईनी बेंच की कमेटी क्या है वो कब उसे लगाए और वो अपनी बारी पे लगाएगी। अभी 6 माह तक यही बेंच इसको एक्सटेंशन मिली हुई है और जजेस दस्तियाब हैं नहीं। ये बेंच फौजी अदालतों का केस अगले हफ्ते भी सुनेगा, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम का केस सुनेगा, बीच में रमज़ान है, तो लिहाजा ये ख़त तो मुझे करीब करीब लगता दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला है, उसमें जल्द समाअत की दरखास्तें आने वाली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है काम आईनी बेंच के लिए। इसीलिए कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस पर मुश्तमिल आप आईनी बेंच सारों को डिक्लेयर कर दें। आपकी विजडम ये थी कि हम 26वीं तरमीम इसलिए कर रहे हैं कि ये केसेस आईनी मुकदमात जल्दी निपटे। आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 6-7 जजेस तक, 8 तक। वो आप बेचारे क्या सुने, और इतने बड़े केसेस है
जो डेली समाअत अगर उसकी करें, फिर उन्होंने दूसरे बेंचेस में भी बैठना होता है। तो ये चीज़ें इसीलिए थी कि बाकी जजेस को भी शामिल कर दें, एतबार करें सारों के ऊपर, इसमें कोई मसला नहीं है। और आईनी बेंच एक से ज़्यादा हों तो वो केसेस चल सकते हैं, पैरेलल चल सकते हैं। अदरवाइज इस तरह अपने टर्न पर आते हुए तो ये इमरान खान का खत या केसेस ये तो साल के आखिर तक चले जाएंगे। इस दौरान तो अपीलें नीचे डिसाइड होना शुरू हो जाएंगी, या जजेस के खत का मामला जो भी है। और कितने केसेस अभी पेंडिंग है, ये तो फ्रेश दायर होने वाले हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी पे जाएं, जो हालिया तरमीम हुई है कि फर्स्ट फर्स्ट आउट की पॉलिसी होगी कि जो केस पहले आया वो पहले सुना जाएगा, तो उसमें फिर अरशद शरीफ का केस पहले पड़ा हुआ है, ठीक है, वो नहीं सुना, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला खात जो मुदाखलत का था वो पहले पड़ा हुआ है, उसमें मिसिंग पर्सन का केस पहले पड़ा हुआ है, उसमें साफियों को हरासा करने का केस पहले पड़ा हुआ है। तो उस पॉलिसी के मुताबिक तो पहले वो निपटेंगे जी। तो बहुत ज्यादा रश रहा है साहब। आप मुझे बताएं कोई पब्लिक हाँ, अकाउंट मैं वही जी, वो जुनैद अकबर साहब ने मैं थोड़ा सा उसका आपसे डिस्कस कर लूं कि जुनैद अकबर साहब आपको पता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जी, जी, शेख वकास अकरम साहब का नाम दिया गया था, वो तो खैर मंजूर नहीं हुआ। दूसरी तरफ से शायद उन पर कोई तफजात थे और कहा गया कि जी हम इनका नाम नहीं, फिर जुनैद अकबर का नाम दिया गया खान साहब की तरफ से और फौरी तौर पर उनका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। उन्होंने 30 साल पुराना रिकॉर्ड मांग लिया जी। उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर आज तक जितना भी तोशा खाना में जो ताइफ आए, जिन जिन को मिले, जो वज़ीर-ए-आज़म रहे, वो जिन जिन्होंने वो ताइफ तोशा खाना से लिए, वो तमाम रिकॉर्ड पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश किया जाए। मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या मंतक हो सकती है? राय साहब, इसके पीछे मंतक एक ही है। एक तो काबीना डिवीजन ने वो रिकॉर्ड हाई कोर्ट के हुक्म पर पब्लिक कर दिया हुआ है पहले ही, वो वहाँ पे उनकी वेबसाइट पर भी आप उसे ट्रेस कर सकते हैं। वो 2000 तक पब्लिक किया था, मौजूद है। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स वहाँ तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फोरम पर वो रिकॉर्ड रखवाना, उसके पीछे मंतक एक ही है। उसके पीछे मंतक ये है कि वैसी स्क्रूटनी होगी कि किस किस ने क्या क्या लिया और क्या क्या खिलाफी ज़ाब्ता था, क्या क्या कानून के मुताबिक था। उसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इसको यूज़ करना हुआ तो एक पार्लिमानी फोरम पे डिबेट में लेके आ जाएगी कि देखें जी इमरान खान ने तो रूल्स के मुताबिक चीज़ें ली हैं, ये आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये आपके रूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, जिन्होंने खादियाँ गाजर टिड उन्होंने पीड़, ठीक है, जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, मैं आपको बताऊँ तोशा खाना के रूल्स रिस्ट्रिक्ट करते थे कि आप एंटीक्स और गाड़ियाँ ले ही नहीं सकते। ये नहीं कि पैसे दे लिए गए, उसके ऊपर नैब रेफरेंस बने, वो अभी तक रुके हुए हैं, चल नहीं रहे। तो फिर नैब को भी बुलाया जाएगा, सारों से पूछा जाएगा कि इन केसेस में डिले क्यों और ये आप क्या पिक एंड चूज कर रहे हैं। और फिर एक पार्लिमानी फोरम पर नॉकआउट करना या लाजवाब करना, वो एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम आएगा ना। तो इसलिए ये रिकॉर्ड शिकार्ड मांगा जा रहा है। उससे पहले वर्किंग पूरी हो चुकी हुई है कि देखा जा चुका हुआ है कि भाई और कौन कौन फंसता है इसमें। तो वो जो 2-3 साल इनके साथ हुआ ना, तोशा खाना और फलां टाइम का, तो आप उसका जवाब देने सीधी सी बात है। ये एग्रेसिव पॉलिसी का हिस्सा है जो जुनैद अकबर ने आगे अडॉप्ट की हुई है और उसी के तहत ये रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड बहुत आसानी से वहाँ पे पार्लिमानी फोरम पे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके बाद ये डिबेट वहाँ शुरू हो जाए और फिर वहाँ से नैब को डायरेक्शन शुरू होंगे, आप ये करें, क्योंकि ये मामला तो सीधा देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की डोमेन का है। ये वो मामला नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो शहजाद वो थे सलीम शहजाद, उनको बुला लिया आसानी पे, वहाँ डोमेन नहीं थी। ये जो इसके अकाउंटेबिलिटी कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर को भी तलब कर सकता है यार, इसका इतना बड़ा अख्तियार है जी। तो ये अब उन्होंने ये चीज़ें इस तरह छेड़ना शुरू कर दी हैं। तो अब शेख वकास अकरम पे अगर एतराज़ था नून लीग को, तो आप फिर इत्तेफाक करें जुनैद अकबर। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। सोहेल रशीद साहब का कहना है जी कि शेख वकास अकरम पर नून लीग को अगर तफजात थे तो फिर जुनैद अकबर की नाम की जो मंजूरी दी गई अब उसका सामना करें। उन्हें 30 साल पुराना तोशा खाना रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सोहेल रशीद साहब बता चुके हैं कि इसका मकसूद क्या है तोशा खाना रिकॉर्ड तलब करने का। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही था जो हमने आपके सामने रखा है, आपसे शेयर किया है। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, टेली का बटन भी दबाइएगा और लिंक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।